तो वो हिस्ट्री की किताब जमा करने पर जोर देना शुरू कर देते हैं और तरह तरह के रेफरेंस बुक सारा कुछ। अब मान लीजिए चाइनीज हिस्ट्री पढ़ना है तो चाइनीज की किताब खोज रहे हैं, लाइब्रेरी खोज रहे हैं, तानचुंग की किताब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो धारणा लेके जा रहे हैं। और जबकि आपके भारतीय भवन में भी सब कुछ है। जो पास करते हैं वो क्या बोलते हैं, वो हमने तो भारतीय भवन में पढ़ा, हमने तो एनसीईआरटी किताब पढ़ी या और एक दो रेफरेंस। तो एटीट्यूड को पहले चेंज करना होगा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहे हैं। अगले लगभग 1 घंटे का लेक्चर आपके एटीट्यूड को जरूर चेंज करेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो आज चलते हैं हम लोग, सबसे पहले चलते हैं इसी टॉपिक के माध्यम से मैं एटीट्यूड और प्रोफेशनल अप्रोच और कंपटीशन की तैयारी के बारे में मैं बताऊंगा। काफी लोकप्रिय टॉपिक है ये, और चूंकि बैकग्राउंड भी आपका होगा इसलिए मैंने इसको चुना। सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक का पहला पार्ट है कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। और इसका दूसरा पार्ट है कि नेशनल मूवमेंट अंडर कांग्रेस। तो 2 पार्ट में हम इसको बांटते हैं। अब आइए, जो हम कांग्रेस की स्थापना की बात बोल रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, ये अब हम आईएएस एग्जाम और बीपीएससी एग्जाम पे अगर जाते हैं तो क्या आपने इसके 2 पहलू, एक पीटी एग्जाम है और एक मेंस एग्जाम है। आज का जो हमारा लेक्चर है ये दोनों में आपको हेल्प करेगा। मैं साथ साथ एटीट्यूड की बात भी करता जाऊंगा कि पीटी का एटीट्यूड क्या है, मेंस का क्या है। तो क्या आपने, पहला प्रोफेशनल अप्रोच यही था, क्या आप इस एग्जाम को देखने जा रहे हैं तो क्या आपने कांग्रेस की स्थापना से संबंधित प्रश्न देखा है कि हमारे आईएएस में कैसे पूछे जाते हैं, हमारे बीपीएससी या जेपीएससी में कैसे पूछे जाते हैं। अगर नहीं देखा तो पहला अप्रोच यही होना चाहिए कि पहले देखिए कि क्या पूछे जाते हैं। अब आइए, आपने नहीं देखा हो या आप में से किसी को जानकारी होगा, आप कुछ दिए भी होंगे कंपटीशन, तो मैं बता देता हूं कि यूपीएससी और बीपीएससी में अंतर क्या आएगा। यूपीएससी या आईएएस एग्जाम में आप देखिए कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, हमारे स्टेट पीसेस में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। बस यही अंतर आएगा। ऐसा नहीं कि यूपीएससी में फैक्ट बेस्ड नहीं आते हैं और बीपीएससी या जेपीएससी में कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं आती है, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है, लेकिन प्रधानता वही दी जाती है। अब बाकी मैटर तो वही है, किताब तो वही है, पढ़ने का एटीट्यूड बदल जाता है। तो एक स्टूडेंट जो बीपीएससी की तैयारी करता है उसके दिमाग में ये बैठा हुआ कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है तो वो रटना केवल शुरू कर देता है। मैं आपको बता दूं, कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा अपने एटीट्यूड में, अपने तैयारी में, अगर वो कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी नहीं करेगा। उसको कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी करनी ही होगी, तब जाके फैक्ट भी याद होगा। जैसे अभी मैं चल रहा हूं, आपको तरीके पता चल जाएंगे कैसे। तो इसलिए ये क्लास दोनों एग्जाम के लिए उपयोगी है। दूसरा, हमने कहा कि ये पीटी के लिए है कि मेन के लिए, तो दोनों में एटीट्यूड क्या अंतर है। पीटी हमारा फैक्ट बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें लिखने का गुंजाइश नहीं। मेंस जो हमारा होता है वो सब्जेक्टिव होता है, जो हमको एनालिटिकल लिखना होता है। पीटी में जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो 30% हमको मेंस में मदद करता है, मेंस में जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो 30% हमको पीटी में मदद करता है। ये सच है, लेकिन दोनों का एटीट्यूड अलग होता है। आज की जो क्लास है, ना तो मैंने पीटी लिखा ना तो मैंने मेंस लिखा। इसलिए नहीं लिखा कि मैं अभी दोनों की बातें आपको बताऊंगा और दोनों आपको समझ में आ जाएगी कैसे कैसे। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट बनाना होगा इस मैटर पे, और उसके बाद चलेंगे कि पीटी के लिए तथ्य कैसे कलेक्ट करें। जैसा कि अविनाश जी ने आपको कहा कि आपके पास पेन और नोटबुक हो और बढ़िया, या आप में से कुछ आज तो मुझे पहले दिन देख रहे हैं, शायद कुछ लोग पहले से भी देख रहे हैं, तो अंदाजा नहीं होगा कि ये किस तरह से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी अंदाजा हो जाएगा कि मैं किस तरह से पढ़ाऊंगा। तो मैं चाहूंगा कि पेन और पेपर हो तो बहुत अच्छा होगा। तो आप कलेक्ट कर लीजिए और मैं सीधे आता हूं मुद्दे पर। हमारा पहला पार्ट है कांग्रेस की स्थापना। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कांग्रेस की स्थापना में मेन रोल अंग्रेजों का था। फिर आप पढ़ते हैं कि नेशनल मूवमेंट कांग्रेस ने चलाया अंग्रेजों को भगाने के लिए। तो आप कॉन्ट्रडिक्शन नहीं पा रहे हैं क्या? अंग्रेज कांग्रेस की स्थापना में मेन रोल प्ले किए। अंग्रेज एओ ह्यूम कांग्रेस के पिता थे, ठीक है। तो ऐसा क्या है और ऐसा कैसे हो गया कि वही कांग्रेस
अंग्रेजों को भगाने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन चलाया। क्लियर होगा, क्लियर होगा। मैं जो आपको बता रहा हूं, ध्यान रखें कि आप पेन लिया आपने, तो अब आइए कॉजेज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, सीधे मुद्दे पर आइए। कांग्रेस की स्थापना के कारण, कॉजेज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, तो कांग्रेस की स्थापना के कारण दो एंगल, एक लेफ्ट एक राइट। पहले आप एंगल लिखिए, लेफ्ट में लिखिए, लेफ्ट में लिखिए ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू, ब्रिटिश नजरिए से, और राइट में लिखिए इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, भारतीय दृष्टिकोण से। दो ही दृष्टिकोण है कांग्रेस की स्थापना की। ब्रिटिश दृष्टिकोण जो नीचे लिखा आपने जो लिखा, उसके नीचे में लिखे सेफ्टी वाल्व थ्योरी, हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा का पाठ, लेकिन अंग्रेजी शब्द यहां ज्यादा बेहतर होगा, तो लिखिए सेफ्टी वाल्व थ्योरी। अंग्रेज यही चाहते थे, ठीक है। और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू के नीचे में लिखिए, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू के में लिखिएगा लाइटनिंग कंडक्टर, त्वरित चालक, लाइटनिंग कंडक्टर, त्वरित चालक। अब कभी नहीं भूलिएगा जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, बाकी चीज मत लिखिए। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपके अर्थ बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। कैसे अंग्रेज कांग्रेस क्यों बनाना चाहते थे, ये थ्योरी लाला लाजपत राय ने दिया, सेफ्टी वाल्व। अंग्रेज इसलिए बनाना चाहते थे, समझिए, लिखिए नहीं, अंग्रेज इसलिए बनाना चाहते थे कांग्रेस क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते थे जिसमें सभी इंडियन हो, ठीक है, और भारतीय लोगों में जो आक्रोश है, खास करके दो वर्गों में आक्रोश था, स्पेशली टू क्लासेस, एक एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है, दूसरा किसान। इनका आक्रोश अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होता था और ये लिखते थे अंग्रेजों के खिलाफ, शिक्षित वर्ग लिखता था और किसान विद्रोह करते थे। तो ये चाहते थे कि एक ऐसा मंच हम लाएं, उस मंच में इंडियन ही रहे। इनको कहेंगे कि अपना सारा डिमांड तुम इनके पास रखो, अपने नेताओं के पास, इनके थ्रू आओ। थोड़ा सा और मैं सिंपल कर दूं कि यूनियन के लीडर को ही अगर आप खरीद ले, कोई यूनियन बना हुआ है, वीवर एसोसिएशन, और यूनियन का लीडर हमारा अपना आदमी हो, ठीक है, तो अब यूनियन के लोग मेंबर्स उसको अपना पत्र देंगे और वहां जाकर वो मैनेजमेंट से मिला हुआ रहेगा। यही सोचे थे कांग्रेस बना करके। तो इसमें सेफ्टी वाल्व क्या हुआ, इसमें सेफ्टी वाल्व ये हुआ कि जैसे प्रेशर कुकर में एक वाल्व होता है, अगर बहुत प्रेशर बढ़ जाएगा, वो सेफ्टी वाल्व कहलाता है, तोड़ करके गैस निकल जाएगा, प्रेशर कुकर में विस्फोट नहीं होगा। उसी तरह से ये जो भारतीय लोग असंतुष्ट हैं, खास करके शिक्षित और किसान, वो हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं कर करके इनके चैनल के थ्रू आएंगे, तो ये हम पर असर नहीं करेगा। इन नेताओं को हम अपने पॉकेट में रखेंगे। यही सोच के इसलिए अंग्रेज इतने एक्टिव थे और रियली कांग्रेस के पिता थे उन्हीं की सोच थी। ये हो गया सेफ्टी वाल्व थ्योरी। तो अंग्रेज यही सोच करके कांग्रेस बनाए। तो अगर आपसे ये सवाल पूछे कि अंग्रेज कांग्रेस बनना ना क्यों चाहते थे, तो एग्जैक्टली जो लाला लाजपत राय ने कहा कि वो सेफ्टी वाल्व के रूप में यूज करना चाहते थे, इसलिए कांग्रेस बनी। एक थ्योरी हो गया। अब आइए भारतीय दृष्टिकोण, त्वरित चालक। यहां पर मैं बिहार नियोजित शिक्षक का उदाहरण देना चाहूंगा। बिहार नियोजित शिक्षक से मैं क्लियर करूंगा। जब नियोजित शिक्षक के अपॉइंटमेंट की बात आई थी, तो कहा गया था कि आपको वेतन नहीं मिलेगा, पूरा वेतन नहीं मिलेगा, आपको पेंशन नहीं मिलेगा, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, ठीक है। इन लोगों ने कहा, कुछ नहीं कहा, कुछ मत दो, नियुक्ति पत्र तो दे दो। नियुक्ति पत्र मिल गया, नियुक्ति पत्र मिल गया। उसके बाद कहा, सो केस फाइल कर दिया कोर्ट में। क्या फाइल कर दिया? समान कार्य के लिए समान वेतन। देखिए, ये तो अन्याय है। जिस समय नियुक्ति पत्र मिल रहा था, उस समय क्यों नहीं बोला? तब तो नियुक्ति पत्र ही नहीं मिलता, तब तो नियुक्ति पत्र ही, इसलिए पहले दो ना, जो देना है तुम दे दो, उसके बाद तो तुमको बताते हैं। वही भारतीय नेताओं ने किया। क्या आपको लगता है कि अंग्रेज सेफ्टी वाल्व बनाना चाहते थे तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले इतने कमजोर नेता थे जो वो समझ नहीं पाए? वो सब समझते थे, लेकिन वो त्वरित चालक के रूप में यूज करना चाहते थे। त्वरित चालक, लाइटनिंग कंडक्टर। क्यों? अगर ये खुद से चाहते कि हम अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए, अंग्रेज कभी नहीं बनने देता।
नेवर, वो बनने से पहले तोड़ देता। लेकिन इन्होंने सोचा कि अंग्रेजों का सपोर्ट ले लो, पहले बना तो दो भैया, बन गया। अब बताइए, अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे, कांग्रेस की स्थापना के पीछे क्या कारण थे? दो कारण, एक ब्रिटिश सोच, दूसरी सोच भारतीय सोच। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किस सोच का नतीजा है? ब्रिटिश सोच। लाइटनिंग कंडक्टर किसका नतीजा है? भारतीय सोच। अब आइए, ये कैसे स्पष्ट होता है, जरा देखिए। कांग्रेस की स्थापना हो गई, ठीक है, 2 साल के भीतर, विद इन 2 ईयर्स, 2 साल के भीतर कांग्रेस और अंग्रेज में दरार क्यों आ गई? जब दोनों मिलकर बनाए थे, एओ ह्यूम कांग्रेस के पिता थे, तो फिर दोनों में मतभेद क्यों हो गया 2 साल के भीतर? अब आपको कारण समझ में आएगा तुरंत। वही मैंने जो नियोजित शिक्षा का बात कहा। कृपया आप सब लोग म्यूट कर लीजिए, क्लास में बाधा आ सकती है आपको, है ना, इसलिए आप पूरी तरह से म्यूट रहें तो मुझे क्लास लेने में ज्यादा सुविधा होगी। ध्यान है, 2 साल में क्यों टूट गया? क्योंकि अंग्रेज चलाना चाह रहे थे अपने अनुसार, और ये लोग अपने अनुसार चलना शुरू किए। भोजपुरी में एक कहावत है, बाबूजी बात अब दोसर हो गई, बाबूजी बात दोसर हो गई, मतलब अंग्रेज अब ये बोलने लगे दूसरा बात हो गया। हम लोग तो क्या सोच के कांग्रेस बनाए थे, और कांग्रेस कहां जा रही है? इसलिए कहा जाता है कि 1985 से 87 कांग्रेस और अंग्रेज का हनीमून पीरियड था। इतना लंबा हनीमून तो खैर किसी का नहीं होता, लेकिन कांग्रेस और उसका था 2 साल हनीमून पीरियड, 87 के बाद ब्रेक। अब आइए, ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया जो हमारा टॉपिक का था। एग्जाम में जाकर क्वेश्चन देखिए और कॉन्सेप्ट देखिए। अगर आपसे अब एक पैराग्राफ लिखने के लिए बोला जाए कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, तो आप इसी दोनों को एक्सप्लेन कीजिए, इसी दोनों को। क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर है, पहला लेक्चर है, तो मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूं, नहीं तो अगर लिखवाना होता तो मैं लिखवा देता 1 पेज, या आप खुद लिख लेंगे, मैं पॉइंट को बता रहा हूं। तो कांग्रेस की स्थापना अब आएगी तो आप लिखेंगे ना, यही तो कारण था, कोई कारण नहीं है, उद्देश्य नहीं लिखे, कारण लिखे। अब आइए, हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट है राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस के अधीन, नेशनल मूवमेंट अंडर कांग्रेस। ठीक है, पहले तो 1-2 कॉन्सेप्ट मैं पहले क्लियर कर दूं आपका। राष्ट्रीय आंदोलन मुख्यतः कांग्रेस के अधीन हुई, नेशनल मूवमेंट वाज बेसिकली अंडर कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस के अलावा कई संगठन और प्रयास कर रहे थे कि राष्ट्रीय आंदोलन हो, लेकिन वो कांग्रेस में नहीं थे। जैसे वामपंथी लेफ्टिस्ट प्रयास कर रहे थे अलग से, कुछ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन प्रयास कर रहे थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो नेशनल मूवमेंट चला है वो कांग्रेस की स्थापना के बाद ही चला है। अब इससे पहले कि मैं इस पोर्शन को शुरू करूं, मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम का बताऊंगा, 2-4 उदाहरण देता हूं कि कैसे पूछे जाते, फिर मैटर पर जाऊंगा। आपको यही कहा कि आप बीए में पढ़ते हैं और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, दोनों में वास्ट डिफरेंस है। आज ये लेक्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखकर है, बीए को ध्यान में रखकर नहीं है। ये प्रोफेशनल पढ़ाई है, और वहां पे आपको एक डिग्री की पढ़ाई थी जो आपने ले लिया। मैं अगर बात करूं क्वेश्चंस की, तो हमारे क्वेश्चन इस तरह से होते हैं। मॉडरेट, अगर आप बीपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा, फैक्ट बेस्ड, मॉडरेट फेज कब से कब तक था, एक्सट्रीमिस्ट फेज कब से कब तक था, उग्रवादी, नरमपंथी, गरमपंथी, उग्रवादियों की मांग क्या थी, नरमपंथियों की मांग क्या थी, स्वदेशी आंदोलन किसने चलाया, ठीक है, उग्रवादियों की क्या उपलब्धि रही, नरमपंथियों की क्या उपलब्धि रही, नरमपंथियों की क्या कमजोरी थी, उग्रवादी की क्या कमजोरी थी, क्यों असफल हो गया, क्या ये सफल रहा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं बीपीएससी के, ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी में भी होते हैं। लेकिन यूपीएससी में 2-3 चीज और बिंदु होता है जिसकी जरूरत हमको बीपीएससी में मेंस में आती है, वो उस कॉन्सेप्ट की। क्या कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट नंबर 1, अगर आप इनको नरमपंथी कहें, ठीक है, तो नरमपंथी क्यों कहें इनको, या उदारवादी आप क्यों बोलते हैं इनको? अगर आप गरमपंथी बोलते हैं, आप बताइए क्या
गरमपंथी ने बंदूक यूज किया कि नहीं किया? लाल बाल पाल गरमपंथी थे, उग्रवादी, क्या उन्होंने बंदूक यूज किया? नहीं। तो फिर उनको गरमपंथी क्यों बोलते हो? भगत सिंह नरमपंथी थे कि गरमपंथी? मैं चैलेंज देता हूं कि आप में से अधिकांश लड़के जवाब दे दीजिएगा कि भगत सिंह गरमपंथी थे। और आपको बता दूं कि न भगत सिंह नरमपंथी थे न गरमपंथी थे। भगत सिंह कांग्रेस में थे ही नहीं। भगत सिंह बोले बंदूक पिस्तौल चलाने के लिए, लाल बाल पाल ने बंदूक पिस्तौल चलाने के लिए बोला। कांग्रेस में जो गरमपंथी थे वो हिंसा के सहारा कहां लिए? तो फिर भगत सिंह गरमपंथी कैसे हो गए? यही कॉन्सेप्ट को आपको जरूरत है। उनको गरमपंथी क्यों बोलते हैं, इनको नरमपंथी क्यों बोलते हैं? फिर देखिए, कलम उठाइए, कलम उठाइए और जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखिए। कलम उठाइए और जो लिखिए। पहला हमारा हेडिंग है नेशनल मूवमेंट अंडर कांग्रेस। हेडिंग हमारा यही है, हमारा हेडिंग है कि नेशनल मूवमेंट अंडर कांग्रेस। तो हमारा जवाब क्या है? 3 स्टेजेस। ज्यादा मत लिखिए, किताब नहीं लिख रहे हैं, जो थ्योरी, वही बोले ना, रिसर्च नहीं कर रहे हैं। आप में से कई लोग हो सकता है पीएचडी कर रहे हो, लेकिन पीएचडी वाले का नहीं होता है। देखिएगा, पीएचडी जो कर रहा है हिस्ट्री में उसको कम नंबर आता है हिस्ट्री में, जो सिंपल पढ़ा है इंटर या आप देखिए बीए में, उसको ज्यादा नंबर आता है, क्योंकि इसमें काबिलियत जीएस में चाहिए केवल 12th का। जो कॉपी चेक कर रहा है वो भी नहीं जान रहा जो लिख रहा है पीएचडी लेवल का। तो ये कोई प्रोफेशनल अप्रोच हुआ? हिस्ट्री वाले को हिस्ट्री में कम नंबर आता है, क्योंकि ज्यादा विद्वता झाड़ने लगता है, इसलिए कम नंबर आता है। सिंपल जो पूछा है जवाब दीजिए, और ये प्रोफेशनल पढ़ाइए। हमारा जो ऑप्शनल पेपर है उसका स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन होता है, और हमारा जो जीएस पेपर है उसका स्टैंडर्ड होता है 12th तक। तो आप पीएचडी का चीज क्यों डाल रहे हैं उसमें? पीएचडी का चीज नहीं डालना है। अभी जैसे बताया कि नेशनल मूवमेंट अंडर कांग्रेस, तो बगल में लिखे 3 स्टेजेस। 3 चरण में नेशनल मूवमेंट कांग्रेस के अधीन गई। एकदम क्लियर रहिए, जो लिख रहे हैं एकदम क्लियर। 3 स्टेजेस में कांग्रेस के अधीन राष्ट्रीय आंदोलन कितने चरणों में गुजरा? 3 चरणों में गुजरा। क्लियर है? अब आइए, 3 चरणों में गुजरा। अब आइए प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेज। प्रथम चरण लिखिए, फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज लिखिए 1885 टू 1905, 1885 से 1905। ये पहला स्टेज कहलाता है मॉडरेट, अंग्रेजी में, हिंदी में कहलाता है नरमपंथी, या इसी को बोलते हैं उदारवादी। 1885 से 1905, ठीक है। पहले चरण तीनों लिख लीजिए। दूसरा चरण लिखिए, दूसरा चरण लिखिए उग्रवादी। उग्रवादी, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। गरमपंथी या उग्रवादी हिंदी में दोनों बोलते हैं, तो एक्सट्रीमिस्ट हो गए। उसका लिखिए 1905 से 1915, 1905 टू 1915। तीसरा चरण लिखिए, तीसरा चरण लिखिए गांधीयन युग, गांधीवादी युग, गांधीवादी युग। गांधीवादी युग लिखिए 1916 टू 1947, ठीक है। गांधीवादी युग है 1916 से 47। जहां लिखिए 1916 से 47, वहां पर एक एरो डाउन कीजिए। कम से कम नोट्स में लिखा होना चाहिए, किताब नहीं लिख रहे हैं। जहां 1916 से 47 लिखे हैं उसके नीचे में एक एरो डाउन कीजिए, लिखे ब्रेक। ब्रेक थे, गांधी जी पॉलिटिक्स से अलग हुए थे। लिखे 1933 से लेकर के 1939 तक, फिर 40 में आए थे वो। अब आगे, अब जवाब देखिए, अब ऊपर क्या लिखे हैं? कांग्रेस के अधीन दे देगा राष्ट्रीय आंदोलन लिखिए। तो पहले तो स्टूडेंट को जानकारी होना चाहिए कि ये 3 चरण में गुजरा है। छोड़िए वो अलग बात, अगला चरण में जाइए कि क्या क्या था। पहला तो ये आइए कि कांग्रेस के 3 चरण है नेशनल मूवमेंट जो कांग्रेस के अधीन गई है। अब आइए, अब चार्ट से बाहर जाइए, अब आइए नरमपंथी पर, मॉडरेट पर आइए। मॉडरेट, मॉडरेट का लिखिए, फिर से लिखिए 1885 से 1905। पहले आइए, इस बात पे आइए, इनको नरमपंथी क्यों बोलते हैं? व्हाई वी कॉल देम मॉडरेट? क्यों बोलते हैं उनको नरमपंथी? क्यों बोलते हैं? मत लिखिए, क्या लिखिए? नरमपंथी लिखा आपने 1885 से 1905, लिखिए ड्यू टू कारण से। नरमपंथी के नीचे एरो देकर लिखिएगा ड्यू टू कारण से। वर्किंग मेथड, कार्य पद्धति के कारण, उनके कार्य पद्धति के कारण उनको नरमपंथी बोलते हैं। अब कार्य पद्धति क्या है? व्हाट इज द वर्किंग मेथड? इनका वर्किंग मेथड क्या है? इनका वर्किंग मेथड स्मॉलर ए, प्रेयर,
प्रेयर लेटर, प्रार्थना पत्र, स्मॉलर ए, स्मॉलर बी, सभा, सभा, ठीक है, ये सभा करते थे, असेंबली, अपनी बात रखने के लिए सभा करते थे। बी, सी लिखेगा मेमोरेंडम, स्मरण पत्र। इनका तरीका यही था, इनका तरीका था कि किसी बात को ये लेटर देते थे, लेटर, अपनी बात रखने के लिए सभा करते थे, सभा, और अपनी बात जब लेटर दे देते थे तो 2-4 दिन के बाद मेमोरेंडम देते थे, सर सर हमने आपको लेटर दिया था, मेरे मामले का क्या हुआ। ये तीनों पद्धति जो थी इनकी पद्धति, ये पद्धति हमने डिमांड नहीं लिखा है, डिमांड आगे लिखेंगे। ये तीनों पद्धति के कारण इनको नरमपंथी कहते हैं, इसमें कोई गरम तरीका है। अब जब एग्जाम में आपको पूछता है कि स्वदेशी नरमपंथी का था कि गरमपंथी का, आंख मूंद के आपकी कॉन्सेप्ट बन गई कि नरमपंथी का नहीं होगा। नरमपंथी का तरीका यही है, प्रार्थना पत्र, असेंबली और स्मरण पत्र। स्मरण पत्र, ये 3 तरीका है। थोड़ा सा महत्वपूर्ण नेता लिखिए, इंपॉर्टेंट लीडर्स, नरमपंथी के महत्वपूर्ण 3-4 नेता के नाम लिखिए। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये 3 प्रमुख नेता थे। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। और भी थे, तैयब अंसारी, फिरोज शाह मेहता, तैयब बदरुद्दीन तैयब जी, ये सब थे। लेकिन हमने अभी कहा कि रेफरेंस दे रहा हूं, और आज हमारी पहली क्लास है आप सबके साथ, तो एक केवल आपको झलक मिलनी चाहिए कि आगे क्या होगा, समझ गए। और आप सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, तो हमारी शुभकामना आप सबके साथ, और जी जान से लगिए। अविनाश जी जो मुहिम चला रहे हैं और अविनाश जी जो प्रयास कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कीजिए और देखिए कि आपके रिजल्ट कितने बेहतर होते हैं। और ऑनलाइन आज वर्चुअल क्लास रियलिटी है। आपको जरा सा भी लग रहा है कि मैं रांची में बैठ करके आपसे मुखातिब हूं और आप बिहार और झारखंड के दूर दूर क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, नहीं लग रहा है। और बेहतर शिक्षा जहां भी मिले वहां पर आप जुड़िए। वो कूप मंडूक वाली स्थिति नहीं है कि यही मिला हुआ इसी को लेकर चलेंगे। कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी क्लासेस कर सकते हैं जहां बेस्ट हो। तो वही चीज मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि ऑनलाइन क्लासेस कितनी बेहतर होती है और कितना बेहतर ढंग से आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल सकता है। मेरे लिए प्रतिदिन संभव नहीं है कि मैं आपको बिहार में जाके पढ़ाऊं, आपके लिए भी संभव नहीं है कि मेरे पास आके आप पढ़ें, लेकिन घर में तो आप पढ़ सकते हैं ना। ये वर्किंग मेथड था, ये प्रमुख नेता थे। अब आइए जरा ये सोचिए कि उदारवादी चाहते क्या थे, व्हाट वाज द एम, या कांग्रेस का फर्स्ट स्टेज का डिमांड के, कांग्रेस के फर्स्ट स्टेज का एम क्या था। अगर आपने सभा किया, आपने प्रार्थना दिया, आपने मेमोरेंडम दिया, आप चाहते क्या है, व्हाट वाज द एम ऑफ द कांग्रेस। म्यूट कीजिए, म्यूट म्यूट म्यूट, डिस्टरबेंस हो रही है, फ्लो बिगड़ जाएगा। आप सब अपने को मोबाइल्स को म्यूट में रखें, आप सबसे अनुरोध है, नहीं तो फ्लो बिगड़ जाएगा। अब आइए, एम्स ऑफ मॉडरेट्स, एम्स ऑफ मॉडरेट्स एकदम पॉइंट वाइज देखो। इन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए नहीं कहा, इन्होंने नहीं मांगा, स्वतंत्रता नहीं मांगा है मॉडरेट ने। ये क्या चाहते थे, एम क्या था, ए पहला एम था भारतीय लोगों को राजनीतिक प्रश्न पर जागृत करना, मेक अवेयर इंडियन पीपुल ऑन पॉलिटिकल क्वेश्चन। भारतीय लोगों को राजनीतिक प्रश्न पर जागरूक करना, मेक अवेयर इंडियन पीपुल ऑन पॉलिटिकल क्वेश्चन। दूसरा था यूनाइट इंडियन पीपुल, भारतीय लोगों को एकजुट करना, ठीक है। ये 2 लक्ष्य थे। एक तीसरा भी था, इनके दिमाग में क्या था, ये ऐसा सोचते थे कि इंग्लैंड के अधिकारी भारत के साथ न्याय करना चाहते हैं, लेकिन ये जो लोकल हमारे यहाँ ब्रिटिश हैं, ये इनको सही जानकारी नहीं देते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने, इनका एक तीसरा लक्ष्य भी था कि इंग्लैंड में अब बैठे हुए अधिकारियों को भारतीय स्थिति से अवगत कराएं, मेक अवेयर द ब्रिटिश ऑफिसर्स who were at London or England, they should know the reality, उनको भारतीय स्थिति से अवगत कराएं। ये इनका लक्ष्य था, आप समझ रहे हैं। तो यही 3 लक्ष्य लेके गए। इन्होंने स्वतंत्रता नहीं मांगा,
अब मांगा क्या है, डिमांड क्या है इनका, मॉडरेट का डिमांड क्या है। देखिए मॉडरेट के डिमांड आप पॉइंट वाइज लिखिए, क्या मांगे हैं वो, बहुत सिंपल सिंपल मांगे हैं उनकी। उनकी सिंपल मांगे क्या है, अब आइए, इंडिया शुड बी गिवन सेल्फ रूल, भारत को स्वशासन दिया जाए, पहला डिमांड है। लाइक कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, हमको स्वशासन दीजिए, ठीक है। यहां पर लोक सेवा आयोग होना चाहिए, पब्लिक सर्विस कमीशन, कितने सिंपल डिमांड है, पब्लिक सर्विस कमीशन हो। तीसरा डिमांड था कि आईएएस की जो परीक्षा, आईसीएस, उस समय आईएएस नहीं था, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी हो, भारत में भी हो, ये भी सिंपल डिमांड है। चौथा है कृषि बैंक बनाया जाए, एग्रीकल्चर बैंक, कृषकों की सहायता के लिए। पांचवा है कि भारतीय श्रमिकों का पलायन रोका जाए, इंडियन लेबरर्स माइग्रेशन शुड बी स्टॉप्ड। बस यही मांग है, ये सिंपल मांग है। इन्होंने स्वतंत्रता कहां मांगा, तो बीपीएससी का क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी का देखिए, नरमपंथियों की क्या मांगे थी, वहां पर दे देगा कि उन्होंने स्वतंत्रता मांगी, स्वतंत्रता नहीं मांगा, स्वशासन मांगा। आप देखिए उन्होंने स्वशासन मांगा है, स्वतंत्रता नहीं मांगा है। उनका लक्ष्य क्या था, लक्ष्य देखा ना, टू द पॉइंट प्रेसाइज प्रोफेशनल अप्रोच। हमको क्या पढ़ना है, कैसे तय करेंगे, हम क्वेश्चन पेपर से तय करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके पास सिलेबस नहीं होता, अगर किसी के पास होता है तो अगला चीज नहीं होता, क्वेश्चन बैंक नहीं होता। जब तक आपके पास सिलेबस नहीं है, क्वेश्चन बैंक नहीं है, तो आप जानेंगे कैसे कि क्वेश्चन कैसा होता है और पढ़ना क्या है। बस पहला स्टेप गलत ले लेते हैं कि पहले ही टीचर की तलाश करने लगते हैं, कोचिंग की तलाश करने लगते हैं। पहला अपना होमवर्क कीजिए, और यही कारण है कि गलत लोग, गलत कोचिंग और गलत टीचर आपके मिसयूज किए जाते हैं। आप अपना होमवर्क तो कीजिए कि सिलेबस लीजिए, क्वेश्चन बैंक। टीचर किसी को पास नहीं कराता है, टीचर का काम है गाइडलाइन देना और मटेरियल देना। इसलिए ये जो दावे आते हैं कि मेरे कारण पास, मेरे कारण वो, सब फालतू हैं, इस बात को ध्यान रखिए। आप अपना होमवर्क कीजिए। अब आइए, मॉडरेट के यही मांग थे। अब आइए इनके अचीवमेंट पर, अचीवमेंट या इवोल्यूशन। क्या मॉडरेट सफल रहे, क्या मॉडरेट सफल रहे, या पीटी में अगर आता है नरमपंथियों की सबसे महान सफलता बताइए, सेम चीज है। आप एटीट्यूड अगर सही रखेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी करेंगे, मेंस को ध्यान में रखकर करेंगे, तो आपको पीटी आसान लगेगा। लेकिन पीटी का जो जरूरत है फैक्ट, उसको नहीं भूलेंगे। लेकिन पीटी केवल क्वालिफाइंग है, नौकरी मिलेगी मेंस पर। तो ये समग्र रूप से इंटीग्रेटेड तैयारी करेंगे। जरा देखिए, अब लिखिए कि अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स, ठीक है, या इवैल्यूएशन ऑफ मॉडरेट, मॉडरेट का मूल्यांकन, नरमपंथी का मूल्यांकन। देखिए एक एक लाइन क्लियर होना चाहिए। पहला, मॉडरेट फेल्योर थे, असफल थे, कंक्लूजन यही है, जो ये डिमांड किए थे इनका कायदे से एक भी डिमांड नहीं माना गया। तो डिमांड के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो ये फेल्योर थे, फेल्योर थे। लेकिन इनका साइड इंपैक्ट पड़ा क्या, वो देखिए। पहला साइड इंपैक्ट क्या पड़ा कि दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया, धन का निष्कासन। धन का निष्कासन जब आप ब्रिटिश इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल देखेंगे। अभी इतना बता दें आपको कि धन का निष्कासन में उन्होंने अंग्रेज का कैरेक्टर एक्सपोज कर दिया कि अंग्रेजी शासन भारत के शोषण पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, इस पर आधारित है। तो एक जनता के नजर में, लोगों के नजर में, दुनिया के नजर में उनका चरित्र उजागर किया। दूसरी इनकी सफलता क्या है, दूसरी इनकी सफलता यह है कि कम से कम लोगों में ये एहसास होने लगा कि हम लोग एक राष्ट्र के सदस्य हैं, भारत के विभिन्न कोनों के लोग एक दूसरे से संपर्क किए। तो राष्ट्रीयता जो आई, राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म, उसका उन्होंने एक तरह से बीजारोपण किया, सीड पड़ा उसका, ये इनका अचीवमेंट है। लेकिन अगर आप डिमांड वाइज जाइएगा, डिमांड वाइज जाइएगा तो ये फेल्योर थे, एक भी मांग नहीं मानी गई। यही आपको आंसर में लिखना चाहिए, एनालिटिकल, कि अगर इनके मांगों के आधार पर देखा जाए तो ये असफल थे। लेकिन यदि इनके राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान को देखा जाए
तो हम देखते हैं वी सी दैट दे हैव मेड, पहले ना हिला सा, म्यूट कीजिए, म्यूट। इन्होंने नेशनल मूवमेंट, नेशनलिज्म को दिया, बीजारोपण किया। दादा भाई नौरोजी ने एक्सपोज कर दिया उनका रियल कैरेक्टर। अब आइए 1905 तक आप मॉडरेट को देखें। चलिए अब एक्सट्रीमिस्ट पर, उग्रवादी। 1905 में कांग्रेस में, अब सेकेंड स्टेज पर आइए, सेकेंड स्टेज पर आइए। तो 1905 में आखिर उग्रवादी क्यों आए? आखिर 1905 में ऐसा क्या हुआ जो उग्रवाद आ गए? सब में लूसेंट टाइप से जो पढ़ते हैं, वन लाइनर टाइप से पढ़ते हैं, या घटिया नोट्स की तरह से जो पढ़ते हैं आप, वो केवल फैक्ट्स को दे देता है। लिंकिंग लाइन कॉन्सेप्ट बेस्ड जो नहीं रहने के कारण फैक्ट भी याद नहीं होते। यहां पर आपके मन में यह सवाल होना चाहिए कि 1905 में उग्रवादी आए, ठीक है, आपने रट लिया कि 1905 में आए, क्यों आए? देखिए उग्रवादी के उदय के कारण, काउजेस। देखिए उग्रवादी के उदय के कारण में जाइएगा तो बहुत सारे कारण है, बहुत सारे कारण है, मतलब 5-6 कारण जरूर है, लेकिन जो मेन कारण है उसको ध्यान रखिएगा। बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया। ये मेन कारण था कि कांग्रेस के भीतर अब लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ऐसे नेता। लाला लाजपत राय का कथन है कि तुमने रोटी मांगे पिछले 20 साल में तुमको पत्थर मिला है। अब ये जो तुम नरम तरीका अपनाए हो, सम्मेलन करना, प्रार्थना प्राप्त करना, ये सबसे ये नहीं मानेंगे आप। देखा, बंगाल का विभाजन कर दिया 1905 में। अब कहे कि अब बहुत हो गया। बंगाल का विभाजन जानबूझकर ऐसा किया गया कि एक तरफ हिंदू हो जाए मेजोरिटी में, दूसरी तरफ मुसलमान, ताकि नेशनल मूवमेंट यूनिटी बंगाली में केंद्र था, तो तोड़ दें। तो इसलिए कांग्रेस के भीतर जो उग्र विचार के थे, ये लोग है कि अब इस पद्धति को छोड़िए, कांग्रेस को अब दूसरे दिशा में ले चलिए, कांग्रेस को दूसरे दिशा की ओर ले चलिए। इसलिए कांग्रेस में अब आए उग्रवादी। ये मेन कारण था। साइड कारण तो और भी थे, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय कारण भी थे, ठीक है। अब भारतीय संस्कृति के प्रति कुछ युवाओं में स्नेह ज्यादा आया था, वो एंसेंट की तरफ लौटना चाह रहे थे। ये सब साइड कारण थे, लेकिन मेन कारण था बंगाल विभाजन। अब इनको उग्रवादी क्यों बोलते हैं? मैक्सिमम स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। उग्रवादी का समझते हैं जैसे आज झारखंड में उग्रवादी, आज के झारखंड के उग्रवादी बंदूक का, पिस्तौल का उपयोग करते हैं। कांग्रेस के जो उग्रवादी थे क्या बंदूक का उपयोग किए? इनको उग्र बोलते हैं विचार के कारण। ये नरमपंथी के तुलना में इनकी कार्य पद्धति उग्र थी। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट। तो जरा लिखे, पहले तो उग्रवादी का पीरियड लिखिए 1905 से 1915, नीचे लिखे वर्किंग मेथड, इनका कार्य पद्धति, इनका कार्य पद्धति, वर्किंग मेथड, इनका कार्य पद्धति लिखिए। ये कौन तरीके पर गए? ये तरीके पर गए, ध्यान रखिए। बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स इनका कार्य पद्धति है। उधर था सभा, प्रार्थना, इधर है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। दूसरा, यूज ऑफ इंडिजिनस गुड्स, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, यूज ऑफ इंडिजिनस गुड्स, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग। तो अब एग्जाम का क्वेश्चन बीपीएससी का पूछा हुआ है, मुझे एग्जाम ईयर याद नहीं है। स्वदेशी आंदोलन किसकी देन है? नरमपंथी की कि गरमपंथी की? जवाब मिल गया ना। ये स्वदेशी आंदोलन गरमपंथी का है। नरमपंथी कहां थे? वो तो प्रार्थना कर रहे थे, वो तो सभा कर रहे थे। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग। और तीसरा, राष्ट्रीय शिक्षा। ये मानते थे कि ये जो एजुकेशन दे रहे हो तुम, अंग्रेजी शिक्षा, ये अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों के खिलाफ है, तुम केवल क्लर्क बनाना चाहते हो। और ये जो शिक्षा पद्धति दिए, इसमें योग, व्यायाम, मोरल, सब भारतीय परंपरा को शामिल किया। तो इनका कार्य पद्धति, इनके वर्किंग मेथड के कारण, इनको उग्रवादी बोलते हैं। बंदूक चलाने नहीं बोले,
इसलिए जब मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये लोग तो बंदूक चलाने के लिए बोले थे, वो कौन है? वो लोग, वो उग्रवादी नहीं है, उनको हम लोग बोलते हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट। वो कांग्रेस में नहीं थे, वो कांग्रेस की नीति से सहमत नहीं थे, वो अलग से, वो चाहते थे बम से हम उनका मनोबल तोड़ देंगे, बैंक को लूटेंगे, रेल पटरी को उखाड़ देंगे, मनोबल कम होगा। कांग्रेस ने कभी भी रेल पटरी उखाड़ने के लिए नहीं बोला, चाहे उसके नरम पंथी हो चाहे गरम पंथी हो। इनको गरम पंथी उनके विचार के कारण बोलते हैं, इसलिए लाल बाल पाल गरम पंथी थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, जो अंग्रेज के नजर में टेररिस्ट थे, आतंकवादी, और भारतीयों के नजर में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी। समझ गए? तो जिस उग्रवादी की हम लोग बात कर रहे हैं, वो उग्रवादी नेशनल मूवमेंट में जो थे, वो विचार से उग्र थे, और उन्होंने इन चीजों को प्रयोग करने के लिए कहा। आप समझ रहे हैं? अब देखिए, इनकी डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड इनके पद्धति में ही छिपी हुई थी। इनकी डिमांड पहला थी कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। डिमांड इनकी थी बंगाल विभाजन को रद्द कीजिए। इनकी डिमांड थी कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए, यूज ऑफ इंडिजिनस गुड्स, ठीक है, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए, स्वदेशी शिक्षा दी जाए, जो इनका कार्य पद्धति था। समझ गए? तो इसके ये इन्होंने मांगा। अब इनका इवैल्यूएशन आइए, इनकी अचीवमेंट या इवैल्यूएशन। नरमपंथी का तो आपने कर लिया, गरमपंथी का देखिए, ये भी फेल थे। इनका भी एक भी प्रमुख मांग नहीं माना गया, एक मांग माना गया, एक, बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द हुआ। ये इनके प्रेशर का नतीजा था। अदरवाइज जो इनकी डिमांड थी वो कहां मानी गई? मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों फेल थे, दोनों फेल हो गए। कांग्रेस के 2 स्टेज, लेकिन आप इसको फेल्योर कहेंगे क्या? नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन के हर स्टेज ने मजबूत किया है राष्ट्रीय आंदोलन को। भले वो फेल है, भले वो फेल है, लेकिन मजबूत किया। इनके प्रयास से क्या हुआ? इनके प्रयास से सबसे पहले बंगाल का विभाजन रद्द हुआ। आप देखें, प्रसार क्षेत्रों में ज्यादा हुआ, ज्यादा विचारधारा के लोग जुड़े। लेकिन इसके बाद भी रियल नेशनल मूवमेंट तो तब हुआ जब गांधी आए। अब चलिए कांग्रेस के थर्ड और लास्ट स्टेज। पहले जरा नरम पंथी और गरम पंथी की कमजोरी और महात्मा गांधी की महानता देखने के लिए जरा देखिए। आज एक चीज आप देख रहे होंगे पूरे देश में, जो ज्योग्राफी का भी रिसर्चर है वो हिस्ट्री पर विचार दे रहा है। ज्योग्राफी का रिसर्चर हिस्ट्री पर, पॉलिटिकल साइंस का भी दे रहा है। पॉलिटिकल साइंस वाला तो दे भी सकता है, मान लीजिए आउट वगैरह गांधी का है, दे सकता है। इकोनॉमिक्स वाला भी विचार दे रहा है, और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है गांधी और नेहरू के विलेन के रूप में आप ट्रीट कर देख रहे होंगे। ठीक है, इतिहास बदलना चाहिए, इतिहास हमेशा बदलता रहता है, लेकिन इतिहास बदलता है तथ्यों के आलोक में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फैक्ट्स। कुछ नए फैक्ट्स आ जाएं, जैसे आज हम बोलते हैं कि हड़प्पा के लोग लिपि नहीं पढ़ते थे, लिपि थी लेकिन हम पढ़े नहीं। ठीक है, कल को, और जो हम लिख रहे हैं हड़प्पा के बारे में, उनको ये जानकारी थी, ये जानकारी थी, कल को पता चल गया कि उनकी लिपि पढ़ लिए और उसमें कुछ नया नया बात पता चल गया तो हम जोड़ देंगे। लेकिन नेशनल मूवमेंट और गांधी के बारे में, और नेशनल जो मूवमेंट हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में ऐसे ऐसे विचार दे रहे हैं जो हमारी हिस्ट्री ही लगता है बदल जाएगी। ऐसे लिख रहे हैं जैसे नेहरू और पटेल जब मीटिंग कर रहे थे तो ये वहां बैठे हुए थे और सुन रहे थे कि नेहरू ने पटेल को क्या कहा और पटेल ने नेहरू को क्या कहा। ऐसे लिखते हैं, आंख गुर्रा दिया पटेल ने नेहरू पर, नेहरू भी तैस में उठ गए। ऐसा कोई हो सकता है क्या कि अपने मन से मंडगंधन लिख रहे हैं? पहली बात तो जान लीजिए, मोरल वाले आदमी थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल मोरल वाले आदमी थे, तो वैसा कोई भी चीज अगर प्राइम मिनिस्टर गलत करते तो वल्लभ भाई पटेल उस मिनिस्ट्री में नहीं रहते, नहीं रहते।
दूसरा डिफरेंसेस की बात कीजिएगा, कैबिनेट की जो बैठक होती है उसमें मंत्रियों में डिफरेंसेस होता है, लेकिन फाइनल जो डिसीजन होता है कैबिनेट का, यानी सबकी सहमति से, भले ही एक दो असंतुष्ट हो, तो जब कैबिनेट का फैसला हो गया तो सबका फैसला हो गया। गांधी की क्रेडिट क्या है? पहले इन दोनों की कमजोरी लिखिए। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की क्या कमजोरी थी? मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की कमजोरी अगर कॉन्सेप्ट में पूछे तो देखिए, पहली कमजोरी ये थी कि केवल ये शहरों तक सीमित थे, लिमिटेड टू टाउन्स। दूसरी कमजोरी ये थी कि ये मध्यम वर्ग तक थे, लिमिटेड टू मिडिल क्लास ओनली। जो हमारा रियल नेशनल मूवमेंट था वो न तो मॉडरेट ले पाए न तो एक्सट्रीमिस्ट ले पाए, वो रियल नेशनल मूवमेंट किए गांधी। अगर आपसे पूछे, जैसे बहुत सारे लड़के मैंने देखा है बीपीएससी यूपीएससी का इंटरव्यू देने चाहते हैं, वहां पर पूछता है कि आपके आइडियल पर्सन कौन है, आंख मूंद करके मैंने देखा है, मैं इंटरव्यू लेता हूं, यहाँ कंडक्ट कराता हूं रांची में बीपीएससी बीपीएससी यूपीएससी का, 80% स्टूडेंट के 3 ही आइडियल होते हैं, 80% के। देखिएगा कौन कौन मैं बता रहा हूं, आपको हंसी आएगी। पहला आइडियल उनका होता है महात्मा गांधी, दूसरा आइडियल उनका होता है विवेकानंद, और तीसरा आइडियल उनका होता है एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। अबुल कलाम नहीं, अब्दुल कलाम। और जब उनसे क्वेश्चन पूछना शुरू किया जाता है, अच्छा ये बताओ कि गांधी का एक योगदान बताओ नेशनल मूवमेंट में जो अन्य नेताओं से अलग है, एक योगदान बताओ। अब्दुल कलाम की रचनाएं कौन है? स्वामी विवेकानंद का युवा दिवस क्यों मनाते हैं? तो चुप हो जाते हैं। अब बोले कि आदर्श, किसी का नकल करके खाली बोल देते हैं, नहीं। अभी आपने मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का लिखा ना, गांधी की महानता क्या है, पहले वहां पर लिखे पॉइंट। गांधी को रियल नेशनल मूवमेंट का हम क्यों क्रेडिट देते हैं? एक लाइन में जवाब है, रियल नेशनल मूवमेंट गांधी ने बनाया। क्यों? कैसे? वास्तविक में गांधी ने बनाया राष्ट्रीय आंदोलन। कैसे? डैश पॉइंट लिखे, केवल पॉइंट लिखे, राइट हैंड जगह छोड़िएगा। कृषक, पीजेंट, नीचे लिखे आर्टिजन, दस्तकार, दस्तकार, कृषक, दस्तकार, श्रमिक, लेबरर, पूंजीपति, कैपिटलिस्ट, कृषक, दस्तकार, लेबरर, श्रमिक, पूंजीपति, कैपिटलिस्ट, महिला, मुस्लिम, सबको घेरिए। इन सबको राष्ट्रीय आंदोलन से किसने जोड़ा? तो आपसे पूछे कि गांधी को आप नेशनल मूवमेंट का क्यों क्रेडिट देते हैं, तो आपका एक लाइन में जवाब होना चाहिए, आपका एक लाइन में जवाब होना चाहिए कि गांधी को इसलिए देते हैं सर क्योंकि गांधी ने रियल नेशनल मूवमेंट बनाया, उन्होंने हर वर्ग को जोड़ा। याद कीजिए, डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको पता होगा, आप में से बहुत सारे लोग बिहार के हैं। चंपारण और खेरा से किसान को जोड़ा ना, अहमदाबाद से श्रमिक को जोड़ा, खिलाफत आंदोलन से मुसलमान को जोड़ा, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पहली बार स्त्रियों को बोला भाग लेने के लिए। इसलिए वो सभी वर्ग को जोड़े, जबकि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट केवल शहर तक सीमित थे, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर। अब आइए गांधी का राष्ट्रीय, तो कांग्रेस अब थर्ड स्टेज में जाती है। गांधी के अधीन जो चंपारण आंदोलन हुआ, आपने लिखा है गांधी जी का 16 से लेकर 47 तक, ठीक है, कांग्रेस के अधीन। लेकिन जरा गौर कीजिए आप कि रियल कांग्रेस के मंच से तो आंदोलन हुआ गांधी का पहला नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन, उसके पहले वो चंपारण चलाए, उसके पहले वो खेरा चलाए, ये इनका व्यक्तिगत प्रयास था। खिलाफत चलाया, ये इनका इंडिविजुअल था। लेकिन कांग्रेस के मंच से तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन चलाया। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर आइए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हिंदी देखिएगा असहयोग आंदोलन, गांधी का योगदान देख रहे हैं या कांग्रेस का? असहयोग आंदोलन 1920 से 22, 20 to 22, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34, 30 to 34, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, 40, इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो कांग्रेस के मंच से ये 4 इनका कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है। गांधी का 2 फिलॉसफी, 2 तरीके, हर आंदोलन का नाम क्यों बदल देते थे? एक अब लिखे ना असहयोग आंदोलन,
और दूसरे का नाम सविनय, सब में तो एक ही बात होती थी ना, पब्लिक पार्टिसिपेशन ही था, तो नाम क्यों बदलते थे वो? अलग अलग आंदोलन का अलग अलग नाम क्यों है? क्योंकि गांधी के नाम में ही पूरा मूवमेंट का दर्शन होता था, दर्शन। जैसा नाम नहीं, कुछ रख लिए, पिंटू, चिंटू, कोई अर्थ नहीं, बेमतलब का नाम सब रख रहे हैं। उनके नाम के अर्थ में पूरा प्रोग्राम होता था। जैसे असहयोग आंदोलन, असहयोग आपको एग्जाम में पूछता है, क्या किस आंदोलन में गांधी ने लोगों को कहा कि कानून मत मानो? असहयोग में कहा कि सविनय में कहा? चारों खाने चित हो जाते हैं, फैक्ट बेस्ड तैयारी कर रहे हैं खाली। आपको उन सब क्वेश्चन का तैयारी की जरूरत ही नहीं आएगी अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड आप तैयारी करेंगे। हर नाम में उसका अर्थ छिपा हुआ। जैसे आइए आप असहयोग आंदोलन लिखिए, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन। असहयोग आंदोलन में उनका क्या था लक्ष्य? असहयोग में सोचिए, देखिए, उदाहरण देखिए तब लिखिएगा। आप सब, मैं काफी खुशी है कि मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। सब लोगों ने म्यूट कर दिया अपना ऑडियो को, आपने मेरे साथ सहयोग किया, म्यूट कर दिया, मेरे पास आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं अच्छे से बोल रहा हूं। आप में से कोई उदंड निकल जाए या आप मेरे से सहयोग ना करें, सब अपना जो म्यूट किया हुआ उसको अनम्यूट कर करके हो चिल्लाना शुरू कर दे। ये सहयोग हुआ कि असहयोग? ये कोई कानून का उल्लंघन हुआ? इज द एनी ब्रेकिंग ऑफ द लॉ? नो। लेकिन ये क्या तरीका हुआ? तो गांधी के असहयोग आंदोलन में केवल उन्होंने क्या क्या कहा, लिखिए प्रोग्राम। उन्होंने कहा क्या? नंबर 1, उन्होंने कहा कि अपना अपना उपाधि लौटा दो, रिटर्न द टाइटल्स। स्कूल नहीं जाओ, कॉलेज नहीं जाओ, कोर्ट नहीं जाओ, कोर्ट नहीं जाओ, स्कूल नहीं जाओ, कॉलेज नहीं जाओ, कोर्ट नहीं जाओ। ये कोई भी कानून का तोड़ना नहीं है। नथिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ द लॉ। ये केवल सहयोग। तो अगर आपसे पूछे कि कौन आंदोलन है गांधी जिसमें उन्होंने कानून तोड़ने के लिए कहा, नहीं, असहयोग तो नहीं होगा। असहयोग में केवल बोले सहयोग नहीं करो, ये ब्रिटिश प्रतीक है, इनसे सहयोग नहीं करेंगे। जबकि सविनय अवज्ञा लिखिए, सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस में क्या बोला, देखिए। एक उदाहरण मैं बिहार के मिथिला के क्षेत्र का देना चाहूंगा। मिथिला अगर आप जाएंगे तो बहुत मशहूर है मिथिला में, मैं भी उसी क्षेत्र का हूं, कि मिथिला के लोग में लड़ाई भी अगर होगी ना तो आपको लगेगा नहीं कि लड़ रहा है। यही आप हरियाणा में चले जाइए, जाटों के बीच की लड़ाई, भोजपुर क्षेत्र में चले जाइए, पता चल जाएगा लड़ाई। मिथिला के लोग लड़ाई कर रहे हैं कि बात कर रहे हैं समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो लड़ते भी हैं तो बड़ा मीठा बोली से, ऐसे ऐसे बोली बोलते हैं, मीठा। गांधी जी वही किए, सविनय अवज्ञा, विनय के साथ कानून तोड़ दिए, विनय के साथ कानून तोड़े वो। जैसे नमक बनाए, नमक यात्रा आप जानते हैं, दांडी यात्रा, उन्होंने क्या किया, दांडी पहुंचे और नमक बनाया। नमक बनाना गैरकानूनी था। तो पहला पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कानून तोड़ा गया, ब्रेकिंग ऑफ द लॉ, कानून तोड़ा गया। सहयोग में कानून नहीं टूटा था, सरकार से सहयोग नहीं किया गया था, कानून तोड़ा गया। दूसरा इसमें क्या किया गया, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रीजनल आंदोलन हुए। जैसे बिहार बंगाल में टैक्स रोको आंदोलन हुआ, बिहार बंगाल में चौकीदारी करके खिलाफ हुआ आंदोलन, पंजाब में टैक्स रोको मूवमेंट हुआ, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और कर्नाटक में, महाराष्ट्र, एमपी एंड कर्नाटक, फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ। सब जगह कानून तोड़े गए, हम टैक्स नहीं देंगे। यूपी के किसान को गांधी जी ने कहा कि तुम 50% रेवेन्यू दो, लैंड रेवेन्यू, और रसीद लो 100% का। तो सविनय अवज्ञा में क्या था, कानून तोड़ना। इसलिए महात्मा गांधी अरेस्ट हुए, उन्होंने कानून तोड़ने के लिए कहा, इसलिए मूवमेंट का नाम अलग था, सविनय अवज्ञा, और इसका था असहयोग। सब आंदोलन असफल हुआ, एवरी मूवमेंट
एवरी मूवमेंट। अब आप असहयोग मत कीजिए, अभी जब मैंने सहयोग की बात की तो अब आप लोग तुरंत असहयोग मत करने लगिए, हाँ म्यूट ही रखिए, समझ गए। आप ध्यान रखें कि हाँ मैं बात कर रहा था, चलिए सॉरी डिस्टरबेंस आई थी। हाँ तो ये अब आइए इनका तीसरा, बहुत सारी कहानियां हैं जो कि ये तो अभी आज समय की कमी के कारण बीच वाला चीज है कि गोलमेज सम्मेलन हुआ। आप लिखे थे ऊपर में कि गांधी जी राजनीति छोड़ दिए 37 से 39, दुखी होकर छोड़ दिए। इरविन ने उनको धोखा दिया था, गांधी इरविन समझौता कर लिया 31 में, गोलमेज सम्मेलन में ले गए, इन्होंने मूवमेंट रोक दिया था सभी ने। अब गोलमेज सम्मेलन में कुछ भी हासिल नहीं हुआ, दोबारा लौटे, दोबारा शुरू किया सभी ने, लेकिन पब्लिक रिस्पांस बढ़िया नहीं थी, इसलिए ये बोले कि हमसे राजनीति नहीं होगा। मैं बार बार फेल कर जाता हूं, ये सोशल वर्क किए 33 to 39, इसलिए गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे, सलाह लोग लेते थे कांग्रेसी लीडर्स लेकिन नहीं थे। फिर अब आइए इनको बुलाया गया, इनको 1939 में बुलाया गया, इनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप आइए। क्यों 39 में व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि कांग्रेस के नेता समझ नहीं पा रहे थे कि हम क्या करें, और गांधी का विचार जरूरी था। कांग्रेस के नेता क्यों नहीं समझ पा रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था, एक तरफ जर्मनी और जापान थे जो फासिस्ट पावर थे, और दूसरे तरफ इंग्लैंड फ्रांस थे जो डेमोक्रेटिक थे। कांग्रेस धोखा खा चुकी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जब अंग्रेजों ने कहा कि हमको वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करो, हम तुम्हारे साथ न्याय करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भारतीयों को कुछ नहीं मिला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अंग्रेज बोल रहे थे हमसे सपोर्ट करो, हम तुमको स्वतंत्रता देंगे, हम तुम्हारा संविधान बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। भरोसा नहीं हो रहा था, अगर अंग्रेज को सपोर्ट नहीं करते तो हो सकता था हिटलर जीत जाता, मुसोलिनी, और अगर हिटलर मुसोलिनी का साथ दे रहे हैं इसका मतलब हम डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं। सुभाष चंद्र बोस अपना रास्ता चुन लिए, वो बोले कि हम उसी शक्ति के साथ जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेता समझ नहीं पा रहे थे कि हम क्या करें, इसलिए गांधी के पास गए। आज आप ये भी पढ़ते होंगे, यदि सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रधानमंत्री होते तो भारत की दिशा दूसरी होती। इतिहास में इफ और बट होता है क्या, गवास्कर अगर नर्स नहीं देख लेती तो गवास्कर आज मछुआरा होता, उसके मामा देखे कि मेरे बच्चे का कान थोड़ा सा टेढ़ा है, नहीं तो बच्चा अदला बदली हो गया था हॉस्पिटल में। अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैं दूध वाला होता। इतिहास में इफ और बट नहीं चलता है। गांधी जी नेता चुने गए, और नेहरू अगर नेता चुने गए तो उस समय की परिस्थिति थी उसमें वो चुने गए। ये होते तो ये हो जाता, जैसे आज देश में सुनते हैं ना, भारत को हिटलर जैसा शासक चाहिए, हिटलर जैसा। हिटलर को जानते हो क्या, तरह तरह का दिन भर में रिंगटोन बदलते हो, 10 रिंगटोन। आजादी है, हिटलर रहता तो एक रिंगटोन होता। सिनेमा देखोगे हिटलर का चॉइस का, लोकतंत्र का वो विरोधी था, यहाँ खड़ा होकर प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हो। जानते हो क्या हिटलर को, बिना जाने हुए बोल दिया कि हिटलर टाइप का चाहिए। इतने जो हम लोग स्वतंत्र इतना बोल रहे हैं, हिटलर रहता तो बोलने देता। डेमोक्रेसी में टाइम लगता है, डेमोक्रेसी में हर चीज में टाइम लगता है, लेकिन बेस्ट सिस्टम हम लोग का है डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी नहीं हो सकता। महात्मा गांधी से राय ली गई कि सर बताइए अब हम क्या करें, हम अंग्रेज का समर्थन करें कि हम उधर जाएं। गांधी जी ने फॉर्मूला दिया इंडिविजुअल सत्याग्रह का। देखो पब्लिक मूवमेंट अगर चलाओगे तो इंग्लैंड कमजोर होगा, हम लोग नहीं चाहते इंग्लैंड कमजोर हो, कुछ मौका दे दो इसको, कुछ मौका दे दो, 1-2 साल छोड़ दो। लेकिन अगर चुप बैठे रहोगे तो ये सोचेगा कि हम लोग एकदम इनएक्टिव हो गए, इसलिए पब्लिक मूवमेंट नहीं चलेगा, इंडिविजुअल सत्याग्रह चलेगा। आपके एग्जाम में पूछता है, पहला पूछता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 39, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940,
ठीक है, अक्टूबर में, उससे पहले अगस्त घोषणा आई थी अगस्त में। अब देखिए एग्जाम में क्या पूछता है, पहले सत्याग्रही कौन थे धरना पर? पहले सत्याग्रही सबसे ज्यादा बैठने का कैपेसिटी था विनोबा भावे में, कहा उन्हीं को बैठा दिया, यही बैठेंगे। और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह था, प्रतीकात्मक विरोध था, पब्लिक मूवमेंट नहीं था। लेकिन अब देखिए ये हो गया व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो गांधी लौट गए 40 में। अब आइए 42 में गांधी का आया भारत छोड़ो, और कांग्रेस का ये लास्ट आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। 42 में क्यों हुआ और गांधी एकदम आक्रामक क्यों हो गए? गांधी ने 2 साल का टाइम दिया था, 1-2 साल छोड़ दो। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया, सबको बहुत आशा थी, गांधी को भी आशा थी, सबको आशा थी, कांग्रेस को, मुस्लिम लीग, सबको आशा थी कि क्रिप्स प्रस्ताव में कुछ ठोस बात आएगी। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के कारण हुआ, ड्यू टू द फेलियर ऑफ क्रिप्स फेलियर, और गांधी जिद पर अड़ गए। क्रिप्स प्रस्ताव क्या किया? क्रिप्स प्रस्ताव बोला कि भारत का संविधान भारत के लोग बनाएंगे, जो तो बोला, लेकिन बोला जब तक संविधान बनेगा तब तक भारत की रक्षा हम करेंगे, वी वुड सिक्योर द इंडियंस। कांग्रेस को इसी पर आपत्ति थी। जापान ने धमकी दिया था कि जहां जहां इंग्लैंड है हम खदेड़ कर मारेंगे, और जापान भारत पर आक्रमण करने जा रहा था। तो गांधी ने कहा कि तुम्हारे कारण ही तो हमको खतरा है, तुम क्या रक्षा करोगे हमारी, छोड़ो भारत, फुटो यहां से। लेकिन कांग्रेस के भीतर अंबेडकर और अन्य लोग कहे कि सर और टाइम दे दीजिए। गांधी का 2 स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, जो पूछता है किस आंदोलन में दिया। मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। आई वुड रेज द मूवमेंट बिगर देन द कांग्रेस फ्रॉम द सैंड ऑफ इंडिया। मैं देश की बालू से, अगर आप लोग विरोध करेंगे तो मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। आज कल्पना कीजिए इंडियन टीम से विराट कोहली निकल जाए, महेंद्र सिंह धोनी निकल जाए, तो क्या स्थिति होगी? सबको लगा कि गांधी जी गुस्से में हो गए, कहने ने ठीक है कीजिए। अब 1942 में आपसे पूछा जाता है, गांधी का दूसरा नारा था करो या मरो, डू और डाई किस मूवमेंट में दिया? भारत छोड़ो में। इसका अर्थ लोग गलत लिए, आज बताते हैं कि गांधी ने हिंसा को मंजूरी दे दी। नहीं, कहानी क्या था? आज आप बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, आप में से हो सकता है किसी का लास्ट चांस हो, या जेपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, लास्ट चांस। 1-2 बार आपने दिया होगा, इस बार आपने सोचा ये मेरे लिए डू और डाई है, मतलब हम फोकस हो जाएंगे। इसका मतलब बीपीएससी के चेयरमैन को जाके धुन देंगे, मारो, करो या मरो का मतलब मारो था? नहीं, हम फोकस होंगे, हमारे जितने एंगेजमेंट से तोड़ देंगे। यही था भारत छोड़ो आंदोलन में, कहा अब नहीं मानेंगे, करो या मरो, ये हम लोग के लिए लास्ट ऑप्शन है। लेकिन हुआ क्या? आंदोलन शुरू होने से पहले 9 अगस्त 1942 से एक दिन पहले 8 अगस्त 42 को सारे कांग्रेसी लीडर को अरेस्ट कर लिया गया। पब्लिक अगले दिन अखबार में पढ़ी कि गांधी और सारे नेता गिरफ्तार, और गांधी ने कहा करो या मरो। तो पब्लिक समझी कि वो लगता है गांधी भी सुभाष चंद्र बोस के डायरेक्शन में चले गए, मारो इन लोगों को। अब लोकल लीडर कोई था ही नहीं, तो उन लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। गांधी ने कभी नहीं कहा कि तुम मारो, गांधी ने क्या कहा था? करो या मरो। 1942 के मूवमेंट भी फेल्योर था, गांधी का एक आंदोलन फेल्योर था, लेकिन 42 का आंदोलन अंतिम आंदोलन था, पब्लिक मूवमेंट। अंग्रेज को भी लग गया भारत छोड़ना होगा। 5 साल केवल यहां बैठ करके वो डिप्लोमेसी और कॉन्स्पिरेसी किए, और अंत में भारत का विभाजन लेकर के चले गए। समझ गए? तो इस तरह से नेशनल मूवमेंट कांग्रेस के अधीन डेवलप हुआ। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, 1-2 चीज मिसिंग है टाइम कांस्टेंट के कारण, सबका कारण तत्कालिक होता था। जैसे असहयोग आंदोलन का कारण था रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग की घटना। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का तत्कालिक कारण था कि लॉर्ड इरविन को गांधी जी ने 10 सूत्री मांग पत्र दिया था, उसको इन्होंने इनकार कर दिया। प्लस दुनिया भर में मंदी आई थी, वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन,
वो भी कारण था, ये हमने मिस किया। एक हमने और मिस किया, थोड़ा सा मैं वहीं पर कंक्लूड करूंगा, कि खिलाफत आंदोलन जो चला है वो बहुत लोग उन पर सांप्रदायिक आरोप लगा दिए कि वो मुसलमान की बात क्यों किए। अरे भाई, वो मुसलमान को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे, और एक समुदाय की बात करना कहां तक गलत है। राजा राम मोहन राय जी सती प्रथा की बात किए, वो तो केवल हिंदुओं में था, तो राजा राम मोहन राय कॉमनल हो गए। लेकिन ये बात सच है कि लोकल लीडर असहयोग आंदोलन के दरमियान कहीं कहीं कॉमनल घटनाएं हुई, लेकिन गांधी का वो इंटेंशन नहीं था। अब मैं आपको कहना चाहूंगा, आप सारे स्टूडेंट्स को, कि अब आप जाके क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, कि उदारवादी, गरमपंथी और महात्मा गांधी का ये जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो कांग्रेस के अधीन रोल है, वो से क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नहीं देखा, भगत सिंह सबका नहीं देखा, क्योंकि वो कांग्रेस के अधीन नहीं थे। आपने गंभीरता से सुना। अब आप, मैं अविनाश जी को कहूंगा कि जो क्वेश्चंस इनके होंगे स्टूडेंट्स के, वो आप मेरे सामने रख सकते हैं। तो मेरा लेक्चर यहीं पर कंक्लूड होता है। आप में से कोई कुछ पूछना चाहे तो आप पूछिए। हेलो। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। सर मेरा क्वेश्चन था कि एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस, ये भी कांग्रेस से ही थे। हाँ, तो ये हम इनको किस एथी में रखेंगे, या ये नरमपंथी थे या गरमपंथी थे? नहीं, ये इनकी जो विचारधारा थी, पहले दो पार्ट है सुभाष चंद्र बोस का। पहला पार्ट में वो कांग्रेस के साथ रहे, तो कांग्रेस की विचारधाराओं के अंतर्गत रहे। लेकिन 1939 में अब ना तो ये नरमपंथी रहे ना गरमपंथी, ये चले गए किन के लाइन पर, ये भगत सिंह के लाइन पर, ये हिंसा को सपोर्ट किए। इसलिए इनका दो कैरेक्टर है। 39 के बाद इनको रखेंगे तो इनको क्रांतिकारी राष्ट्रवादी में रखेंगे, जो इन्होंने हिंसा का समर्थन किया, और 1939 तक ये कांग्रेस के पार्ट थे। अब समझ गए, फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह संस्था जो थी वो हिंसक संस्था थी। ये भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे थे। अब क्लियर हो गया? यस। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? सर हम हैं रोशन कुमार। हाँ सर। हाँ, हाय सर, हम कहना चाह रहे हैं कि अगर देखा जाए आंदोलन में कांग्रेस में जो स्थापना हुई, तो आज़ादी की राह में अगर देखा जाए तो सबसे हाँ। योगदान मेन रूप से महात्मा गांधी का ही कहा जाएगा और औरों का भी कहा जाएगा। देखिए, यस, वेरी गुड क्वेश्चन। राष्ट्रीय आंदोलन किसी एक आदमी की वजह से नहीं होता है, ऐसा कभी कोई भी नेशनल मूवमेंट नहीं होता है। यहाँ गांधी को हम लोग क्रेडिट इसलिए कि वो एक तरह से कोऑर्डिनेटर थे और वो सभी वर्गों को साथ लेकर गए, इसलिए हम ज्यादा क्रेडिट देते हैं। लेकिन ये कह दें कि सुभाष चंद्र बोस का योगदान नहीं था, भगत सिंह का योगदान नहीं था, आपको पता होना चाहिए कि गांधी ने भगत सिंह के बारे में क्या बोला, कि ऐसा नौजवान तो मैंने दुनिया में देखा ही नहीं है जो निस्वार्थ होकर देश के लिए जान दे दिया, लेकिन माफ करना दोस्त, तुम्हारे सिद्धांत से मैं सहमत नहीं, यही बोला ना। तो इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन में एक आदमी, गांधी को क्रेडिट ज्यादा देते हैं, कोऑर्डिनेटर थे, वो सभी वर्गों को जोड़, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन एक व्यक्ति का नहीं होता। क्लियर हो गया सर? वो अहिंसा के माध्यम से ही करवाना चाहते थे, मतलब दंगा नहीं हो और भारत में अंग्रेज जो हो, मतलब ब्रिटिश जो हो, भारत को छोटे से हो जाए। वो हमेशा देखिए, आप खुद गौर कीजिए ना, हिंसा जो है, फाइनल सोल्यूशन आपको हिंसा के थ्रू नहीं मिलेगा, किसी भी चीज का फाइनल सोल्यूशन नहीं मिलेगा, दब जाएगा। जैसे आप झारखंड और बिहार में उग्रवाद को आप दबा रहे हैं दो रास्ते से, एक पुलिस के रास्ते से जरूरी है, और दूसरा रास्ता आप डेवलपमेंट वर्क करके। फाइनली जो उग्रवाद खत्म होगा जब आपका विकास कार्य होगा, तब पुलिस के दम पर आप दबा सकते हैं। यही शांति ही अंत में हर समस्या का समाधान करेगा। बिल्कुल गांधी जी क्या करते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, चलिए, आपने लेक्चर एंजॉय किया? धन्यवाद।